नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। क्या आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है गारंटेड रिटर्न के वायदे के चलते, या फिर आपको ये लालच दे दिया हो गया हो कि आपको कोई गिफ्ट मिलेगा या फिर कैशबैक मिलेगा और आपने सोचा हो कि चलो अच्छा है इंश्योरेंस ले लेते हैं और साथ में गिफ्ट भी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई आप तो ठगे गए थे, आपके साथ धोखा हो गया, यानी कि जो रिटर्न का वादा आपको किया गया था वो तो आपको मिला ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कहां शिकायत करेंगे? आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज के खास शो में हम ये चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस मिस सेलिंग क्या होती है। अगर आप फंस गए हैं इंश्योरेंस मिस सेलिंग के चक्कर में तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा इस बारे में भी बात करेंगे कि फ्री लुक पीरियड होता क्या है और ये कितने वक्त का होता है, और इंश्योरेंस लेते हुए किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उस मामले को समझ लेते हैं जिसकी वजह से आज हम ये शो लेकर आए हैं। साल 2009 में लखनऊ के ज्ञान प्रकाश को टाटा AIA के एक एजेंट ने गुमराह किया। उन्हें कहा गया कि एक बार 49,900 रुपए जमा कराने पर 1.5 साल बाद 1.5 गुना रिटर्न मिलेगा। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम से कुल 5 पॉलिसियां ले लीं, यानी लगभग 2,47,000 रुपए की। कुछ दिनों में ही उन्हें पता चला कि इस पॉलिसी में तो हर साल प्रीमियम देना है, और वो भी अगले 10 साल तक। परिवार के लिए यह बोझ उठाना संभव नहीं था, तो उन्होंने कंपनी को ईमेल भेजे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 2012 में कंपनी ने सिर्फ 1/5 हिस्सा यानी कि 20% पैसा लौटाया, लेकिन बाकी जब्त कर लिया। फिर ज्ञानजी ने केस किया, जिला फोरम से लेकर NCDRC तक। अंत में कोर्ट ने माना कि एजेंट ने झूठ बोलकर पॉलिसी बेची है और आदेश दिया कि पूरा 2,47,000 रुपए लौटा दिया जाए, वो भी 9% ब्याज के साथ। साथ ही कोर्ट ने मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए और खर्च के 5,000 रुपए लौटाने के लिए कहा। तो ये फैसला अपने आप में एक मिसाल है। इंश्योरेंस मिस सेलिंग अगर आपके साथ भी हुई है तो आपका भी पूरा हक है कि आपको आपका पैसा वापस मिले। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी शिकायत जरूर कीजिएगा। आज बीमा हो तो ऐसा में हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे आप इस तरह की मुसीबत से खुद को बचा सकते हैं, और अगर ऐसी परेशानी में आप फंस चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज रस्तोगी जी, जो कि डायरेक्टर हैं मिडास फिनसर्व के। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। थैंक यू। पंकज जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आम आदमी ना अक्सर ये समझ नहीं पाता है कि उसके साथ मिस सेलिंग हुई है, या फिर कोई उसके साथ गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की उसे कोशिश कर रहा है। तो उसे कैसे पता लगेगा कि भाई मेरे को जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है इंश्योरेंस के नाम पे वो वाकई मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई कॉल करके हमें ये कहता है कि आप ये इंश्योरेंस ले लें, और अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं ये कैसे पता करूं कि वाकई जो है ये मुझे सही प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये मिस सेलिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सालों से चलती आई है। अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ने के कारण थोड़ा सा कम हो गई है, बट अभी भी मिस सेलिंग होती है। और मिस सेलिंग के लिए सबसे पहले क्या है, जो हमने देखा है कि निवेशकों को पता नहीं होता कि इस पूरी स्कीम की जानकारी क्या है। तो अगर आपको मिस सेलिंग से बचना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉलिसी आप जो लेने जा रहे हैं इसमें ये किस तरह की पॉलिसी है। क्या इसमें रिटर्न गारंटीड है, या इसमें रिटर्न बोनस पे डिपेंड करता है, या इसका रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस की पॉलिसी होती हैं जो इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स होती हैं जो मार्केट के रिटर्न से लिंक्ड होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टर को ये जानना जरूरी होता है कि जो वो पॉलिसी ले रहा है उसके डिटेल्स क्या है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी एजेंट के वादों पे ना जाएं, कोई भी एजेंट की बातों पे ना जाएं, कोई भी फ़ोन के कॉल्स पे जैसी भरोसा मत करें। आप उनसे ब्रोशर मांगिए कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एडवाइस किया जा रहा है तो उस ब्रोशर को पढ़ें। ब्रोशर में सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, कितने समय तक पैसा देना है, कब पैसे निकाल सकते हैं, रिटर्न क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ लिखा होता है।
और ब्रोशर के अलावा एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में बिजनेस इलस्ट्रेशन। बिजनेस इलस्ट्रेशन का मतलब है, ब्रोशर में तो एक सरसरी तौर पे स्कीम की जानकारी रहती है, बट जो अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नाम पे, आपके एज के हिसाब से, आपके प्लान जो आप चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से एक बिजनेस इलस्ट्रेशन निकाली जाती है। जी। ठीक है, और बिजनेस इलस्ट्रेशन आप अपने एडवाइजर से मांगिए। बिजनेस इलस्ट्रेशन में सब कुछ क्लियरली लिखा होता है कि उस जो आपको पॉलिसी दी जा रही है उसमें क्या चार्जेस लगेंगे, उसमें कितना प्रीमियम देना है, प्रीमियम पे जीएसटी है कि नहीं है तो कितना है, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा। ठीक है, सारी जानकारी लिखी होती है, बड़े जी। सिंपल लफ्जों में लिखी होती है, तो ये देखना चाहिए। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको समझना चाहिए कि कोई इंश्योरेंस कोई एक ऐसा जादू का प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें आपको 1 साल 2 साल में पैसे दुगने हो जाए होनेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वादा किया जा रहा है आपसे कि जो कि विश्वास के योग्य नहीं है, कोई आपको कहे कि आप 1 लाख रुपए आज लगाइए, अगले साल 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आपको सोचना चाहिए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इतने पैसे देने वाला है। तो सबसे पहले घंटी वहीं बजनी चाहिए जहां पर अगर आउट ऑफ द वे रिटर्न्स का कोई कमिटमेंट कर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर घंटी बजनी जो है बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि भाई, जैसा कि सर ने भी बताया कि 1 लाख के एवरेज में आपको 1.5 लाख मिल जाएगा, और वो भी थोड़े से वक्त में। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पंकज जी, आपने ना ब्रोशर की बात की थी कि हमें एजेंट से जो है ब्रोशर जरूर लेना चाहिए, उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जो ब्रोशर में लिखी हुई है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि एजेंट्स जो होते हैं वो कह देते हैं कि आपको ना बोनस मिलेगा पॉलिसी के 10 साल के बाद, जो है जब आप पॉलिसी आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको बोनस मिल जाएगा। और उस बोनस का जिक्र जो होता है बहुत बार ब्रोशर्स में नहीं होता, वो अपने मन से जो है वो कुछ भी बोनस बता देते हैं कि मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी है, उसमें आपको 4 लाख का बोनस मिल जाएगा 10 साल के बाद में, और ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में क्या हमें एजेंट्स को ये कहना चाहिए कि भाई जितनी भी शर्तें हैं, जो भी तुम बातें कह रहे हो वो लिख के दे दो, और उसको जो है हमें अपने पास संभाल के रखना चाहिए, या हमें कोई भी ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए और सिर्फ ब्रोशर के ऊपर ही जाना चाहिए? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि हमने ये देखा है कि इंश्योरेंस इतना ना इंश्योरेंस के ब्रोशर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और एक आम इंसान को जो कि फाइनेंस फील्ड से नहीं है उसको बड़ी दिक्कत होती है समझने में। मैं आपको बड़े सिंपल लफ्जों में आपको शेयर करता हूं। अगर हम जैसे उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें रिटर्न बोनस के रूप में मिलता है या गारंटीड रूप में मिलता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल पॉलिसी। जी। ट्रेडिशनल पॉलिसी 2 बास्केट में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है जिन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट। पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट का मतलब है उसमें हर इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट नॉन पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट है। नॉन पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो रिटर्न आएगा वो मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होगा इन्वेस्टमेंट का उसके हिसाब से आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक ऐसा पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट है, उसमें कंपनी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्ट करेगी उसको वो डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लगाएगी, साल में जो इनकम आएगी उसके हिसाब से वो हर साल बोनस को डिक्लेयर करेगी। बोनस हर साल इनकम के हिसाब से डिक्लेयर होगा और उसके हिसाब से कस्टमर को दिया जाएगा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिसिपेटरी प्रोडक्ट है उसमें बोनस, टर्मिनल बोनस, ये सारी चीजें गारंटीड नहीं है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज अ फंक्शन ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड मैनेजर। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी का मतलब है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, कि इसमें रिटर्न मार्केट के रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है अगर आपने कोई ऐसा प्लान लिया है, ट्रेडिशनल प्लान, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है इट इज ए नॉन पार्टिसिपेटरी इंश्योरेंस प्लान, इसका मतलब है उस ब्रोशर में, उस इलस्ट्रेशन में लिखा होगा आप इतने पैसे देंगे इतने साल से, और इतने पैसे आपको मिलने वाले हैं, रेगुलर इनकम या मैच्योरिटी, वो सब कुछ गारंटीड है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को पहले ही समझ लेना चाहिए कि उसको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें हर साल बोनस डिक्लेयर हो और वो मिले, या आपको गारंटीड प्रोडक्ट लेना है।
सर आपने कहा था कि ब्रोशर की जो लैंग्वेज होती है बड़ी टफ सी होती है, आम आदमी नहीं समझ पाता है। बीच में इस तरह की बातें भी आई थी कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उनको ब्रोशर ऐसा बनाना है कि वो एक आम आदमी जो है समझ सके कि उसके अंदर नियम शर्तें क्या लिखी गई हैं, लेकिन उस पर ऐसी कोई ठोस पहल अब तक होती हुई नजर नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि इस पहल की कितनी सख्त जरूरत है कि आम आदमी के साथ मिस सेलिंग ना हो, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो? तो ये अब इंश्योरेंस कंपनियों को जो है थोड़ा इसकी भाषा को सरल कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। और अगर आप देखेंगे कि अभी लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में भी आईआरडीए ने इंश्योरेंस में इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए बहुत सारे चेंजेस करे। वो चेंजेस अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले लेगा, बट इस बारे में आईआरडीए ने काफ़ी पहल करी है, नंबर 1। नंबर 2, अब आईआरडीए, जैसे मैंने एक वर्ड यूज करा था, बिजनेस इलस्ट्रेशन। कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उस बिजनेस इलस्ट्रेशन में क्लियरली लिखा होता है कि ये रिटर्न गारंटीड है कि नहीं। जो टेबल फॉर्म में लिखा होता है तो उसके ऊपर, टेबल के ऊपर लिखा होता है गारंटीड, नॉन गारंटीड। तो इन्वेस्टर को यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉन गारंटीड का मतलब है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट मान लो 6% 7% रहेगा आने वाले सालों में, तो कितना रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये इससे आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई एक व्यक्ति है जिसको ये लग रहा है कि भाई मुझे जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है वो ठीक नहीं बेची गई है, कुछ गलत प्रोडक्ट है और या फिर मिस सेलिंग हुई है, उसे गलत वादा कर दिया गया, तो सबसे पहला कदम उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? कहाँ पर जो है उसे फर्स्ट कंप्लेंट रेज करनी चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। हम सब अपने निवेशकों को बोलते हैं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लीजिए, सबसे पहले जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए तो सबसे पहले आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इसको स्टडी करें। आप क्या सोच के पॉलिसी ली थी और जो आपको पैरामीटर्स बताए गए थे, जो आपको लाभ बताए गए थे, जो आपको मैच्योरिटीज बताई गई थी, जो प्रीमियम बताए गए थे, क्या वो उसी तरह से उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे हैं कि नहीं है। okay. अगर आपको लगता है उसमें कोई भी डिविएशन है तो आपको ये आपको तुरंत एक एक्शन करना चाहिए। पॉलिसी के इश्यूएंस के 15 दिन तक एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब है कि अगर कस्टमर को जिस दिन पॉलिसी इशू हुई उसके 15 दिन में अगर उसको लगता है कि ये पॉलिसी उसके माफिक नहीं है या उसको जो समझाया गया था उस हिसाब से उसकी नीड को फुलफिल नहीं करता है, तो ही कैन सरेंडर द पॉलिसी विद इन 15 डेज एंड वो उसको पैसा बिना कोई कारण बताए मिल जाएगा। उसके लिए उसको अपनी इंश्योरेंस कंपनी में एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी। रिटर्न कंप्लेंट ईमेल से करे, फोन से करे या ब्रांच में चले जाए और उनको बोले कि मुझे ये पॉलिसी सरेंडर करनी है। पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर ने ध्यान नहीं दिया, 15 दिन बीत गए, तो उस केस में आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी पॉलिसी इशू करी है उस इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होता है। आप वहां पर मेल करें, आप वहां पर जाके भी बात कर सकते हैं ऑफिसर से कि भाई ये पॉलिसी मेरे को गलत बेची गई है एंड आई वांट टू सरेंडर दिस पॉलिसी। कंपनी के जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है, वो 30 डेज में आपको जवाब देगा कि आपकी बात उन्होंने सुनी या ना सुनी। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है तो आईआरडीआई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे हम कहते हैं IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी इस सिस्टम में लॉग इन करके अपनी कंप्लेंट को डाल सकता है कि मैंने ये पॉलिसी ली थी और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी बात को नजरअंदाज किया। आईआरडीआई के IGS सिस्टम से आपको 30 डेज में आपको आंसर मिल सकता है। अगर आपको वहां भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो इसके बाद तीसरा कदम आता है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में आप बता सकते हो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैं आईआरडीआई के पास भी गया और मेरी बात को सुना नहीं गया। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन आपकी बात को फिर से समझेगा, देखेगा और अगर उसमें वैल्यू होगी तो आपको उसमें न्याय मिलेगा। अगर यहां से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फिर जैसे अभी आपने ऐड में दिखाया था
आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की शिकायत होती है तो उसको क्या करना है, कंपनी में जाना है, फिर IRDA में जाना है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आप आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है जा सकते हैं। खैर, हमारे पास सर बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, कुछ सवालों को भी हम शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो पुणे से अर्जुन वर्मा का है। अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए, तो इसी से रिलेटेड इनका सवाल है, इसलिए सबसे पहले यही ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बीमा कंपनी हमारी शिकायत नहीं सुन रही है, तो क्या मैं सीधा उपभोक्ता फोरम में जा सकता हूं? तो आपने ये जितने भी हमें बताया कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो है हमें जाना है, लेकिन अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सीधा वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इनकी बात नहीं सुनी है, या इनको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा? नहीं, देखिए क्या है, सबसे जो मतलब जब हम कभी कानूनी बातें करते हैं, जब हम कोई लीगल प्रोसेस शुरू करते हैं, तो इट इज बेटर कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में गए और उन्होंने आपसे पूछा क्या आपने इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट करी, आप बोलेंगे नहीं। उन्हें वो पूछेंगे क्या आपने IRDA में कंप्लेंट करी, आप बोलेंगे नहीं। वो पूछेंगे क्या आप बैंक इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में गए, आप बोलेंगे नहीं। तो वहां से आपको हो सकता हो जज वो आपको कहे कि भाई ये आपका तरीका गलत है, आप पहले वहां जाइए। आपकी बात सुनने के लिए IRDA ने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, सरकार ने ये सारे सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही राय रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। एंड मैं इतना बताता हूं, मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो इन्वेस्टर के हित के लिए खोले गए हैं, और वो आपके हित के बारे में 100% आपकी बात को सुनेंगे और आपको न्याय देंगे। जी, ठीक है। तो एक अगला सवाल और ले लेते हैं, रीमा चौधरी का है। ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने ऑनलाइन बीमा लिया था लेकिन अब इन्हें शायद वो पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है, तो क्या इसे वो कैंसिल कर सकती हैं? लेकिन इन्होंने ना ये नहीं बताया हुआ कि इन्होंने कब ये बीमा लिया था। हो सकता है कि 15 दिन से ऊपर बीत चुके हैं। तो सर आप इनको दोनों तरीके से सोल्यूशन जरूर बताइएगा प्लीज। बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक फ्री लूप पीरियड होता है, उसमें इन्वेस्टर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। बट अगर फ्री लूप पीरियड ओवर हो गया है और आपने खुद अपने मन से पॉलिसी ली है, तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि मतलब पॉलिसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई ये आपका डिसीजन था, आपने सोच समझ के लिया, आपने खुद पेमेंट किया, आपने खुद वेरीफाई किया, आपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर करे। तो हो सकता हो सिर्फ ये कहने से कि भाई मेरा अब मन नहीं है, तो हो सकता हो वो कैंसिल ना करे। और उस केस में फिर अगर जिस तरह का प्रोडक्ट है आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। जब आप कोई पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ना कुछ प्रीमियम में से कुछ पैसा काट के आपको देगा। और ये डिपेंड करता है कटौती कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट लिया है आपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिया है, यूलिप प्रोडक्ट लिया है, किस तरह का प्रोडक्ट लिया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे, उसके बाद जो है आपको पैसा जो है वापस मिल जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं जयपुर से रवि मिश्रा का। ये कह रहे हैं कि अगर एजेंट ने ये कहा है कि रिटर्न गारंटेड है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा है, तो किसकी बात मानी जाए? ये बहुत कंफ्यूजन होता है पंकज जी, क्योंकि ना एजेंट्स कई बार ऐसे भी होते हैं, आपकी जान पहचान के होते हैं, वो कह देते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना रिटर्न गारंटेड है तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ब्रोशर्स की ही माननी चाहिए, लेकिन मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन छोटे गाँव की या फिर Tier 3 सिटीज़ की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उनकी बात के बहुत मायने रखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ये देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि एक ज़्यादातर जो इंश्योरेंस जो टिपिकली मतलब छोटे शहरों में होते हैं वो कोई दोस्त रिश्तेदारी होता है एजेंट और फिर ये होता है कि भाई रस्तोगी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे टाइप्स, ठीक है। बट अगर हम लीगल टेक्निकल बात करें तो हम सबको ये समझना चाहिए इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इश्यूअर ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिसी होल्डर। तो ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट है। तो और लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें, अगर आपने कभी देखा हो पॉलिसी जो इशू होती है कस्टमर को, उस पॉलिसी में वो 50-60 पन्ने की पॉलिसी होती है जिसमें सारी चीज मेंशन होती है कि इन्वेस्टर ने कैसे साइन किए, क्या डॉक्यूमेंट दिए, कौन सा प्लान लिया, क्या रहा है, सब कुछ डिटेल होती है। तो कस्टमर
को क्या है कि मतलब क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी एजेंट ने क्या मतलब वर्बल कमिटमेंट करा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जब रिड्रेसल में जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये किसी ने कहा था, ये नहीं कह सकते। आपको ये मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट है वही करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमने ऐसे अपने लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर फंडामेंटली प्रोडक्ट गलत बेचा गया है। ठीक ओके। है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही एज्ड व्यक्ति है या कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, अब आपने उसको ऐसा प्लान दिया है जो कि उसके सूट ही नहीं करता, आपने उसको इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट दे दिया, मार्केट लिंक प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो हमने ऐसा भी देखा है कभी कभी कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी और भले ही उसने मौखिक रूप में उसको बताया गया था कि ऐसा ऐसा है, बट अगर ब्रांच में अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि नहीं ये गलत बेची गई है, इसको नहीं बेचना चाहिए था। और फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है अभी, जैसे आपने एड में दिखाया कि 1 साल ही प्रीमियम देना है पर एक्चुअली वो 10 साल देना था। ऐसे बैंक्स में बहुत होता है, विडो को पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स की डेथ, और उसके बाद वो ब्रांच बैंक वाले क्या करते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी दे दी तो 10 साल देनी है, और वो उसके पास इनकम ही नहीं है। तो ऐसे केस में जब अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर वो कस्टमर जाएगा बैंक ब्रांच इंश्योरेंस कंपनी में और अपनी स्थिति बताएगा कि भाई मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मेरे को ये गलत बेची गई है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि ये बात सही है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टर का एक एक पैसा आपको वापस करेगा। ठीक है, तो उम्मीद जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा रहती है, बस ये है कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ना होता है, और इसी वजह से हम आपके लिए ये पेशकश जो है लेकर भी आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे पंकज जी ने कहा था कि आपको ब्रोशर को ही अंत में मानना है, आपका एजेंट क्या कह रहा है ये बात नहीं माननी है। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं और आपके सामने ये कागज़ पे लिखा हुआ है कि ये घर किसी और का है और आप किसी और से खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप किसकी मानेंगे? आप कागज़ की मानेंगे ना। तो जैसा कि पंकज जी ने कहा, आपको भी यहाँ पर कागज़ यानी कि ब्रोशर की मानिए, क्योंकि वो ही अंत में एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड माना जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। अभिषेक हमें ये बताएंगे कि देश में कितने लोगों को बीमा कंपनियों से शिकायत है। ये आंकड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा आपको एक कहानी बयां कर रहा है। वो ये बता रहा है कि कितने लोग त्रस्त है, परेशान हैं, और किस वजह से आज हम ये शो लेकर आए हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि इन लोगों में आप भी शुमार हो जाए, आप भी परेशान होकर घूमते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे से जांच पड़ताल करिएगा और उसके बाद ही किसी इंश्योरेंस को खरीदेगा। अभिषेक के पास चलते हैं और पहले ये आंकड़े देख लेते हैं। बिल्कुल पल्लवी, इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, लेकिन अगर उसमें धोखेबाजी अगर शामिल हो जाए, अगर एजेंट कुछ गलत जानकारी दे दे जिसकी वजह से बाद में पॉलिसी होल्डर को पछतावा हो, तो वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है और आगे चल के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी इसकी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकल सर्कल्स की ओर से एक सर्वे किया गया है जिसमें कई सारे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग है। कम से कम नहीं तो बता दें आपको कि 309 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया था और करीब 36,000 लोग इस सर्वे में शामिल थे, और जिनका सिलसिलेवार तरीके से मैं अगर बताऊं तो इसमें 10 में से 6 उपभोक्ताओं ने बोला है कि बीमा खरीदते समय उनको डार्क पैटर्न का सामना करना पड़ा है। डार्क पैटर्न को अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो फिर ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती या फिर उनको अनचाहे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनकी उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, उसके बावजूद वो खरीद लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये डार्क पैटर्न जो मैं बता रहा था आपको कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से लोगों को गलत प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती है, और बाद में जब वो खरीद लेते हैं तो फिर उनको अल्टीमेटली पछतावा होता है। तो इसमें अर्जेंसी क्रिएट की जाती है और कई मायनों में उनको डिस्काउंटेड रेट पे ऐसी पॉलिसीज़ बेची जाती हैं जिसकी वजह से वो एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसको एक तरह से डार्क पैटर्न कहते हैं, और ये जो संख्या है 61% लोग इस डार्क पैटर्न का सामना कर चुके हैं। वहीं 86% लोगों ने ये भी बोला है कि कोटेशन लेने या पॉलिसी रद्द करने पर बार बार कॉल, मैसेज और रिमाइंडर मिलते हैं उनको, यानी कि एक बार उन्होंने कोटेशन ले लिया, सपोज करिए कि आप लॉगिन कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई जानकारी लेने के लिए, और वहाँ पर आपने सिंपली लॉगिन किया, नंबर डाला, एक बार नंबर वो चला गया, आपने जानकारी हल्की से ले ली उसके बाद लगातार आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी की ओर से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं आपके पास। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं भी है तब भी लगातार वो सुबह से लेकर शाम तक और हफ्ते भर तक आपको लगातार वो परेशान करेंगे। तो ऐसे भी कई सारे कंप्लेंट्स
इन लोगों की वजह से, इन लोगों की ओर से आई है। वहीं 57% उपभोक्ताओं ने यही बोला है कि अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है और उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनसे गलत तरीके से जानकारी ले ली जाती है, उनकी निजी जानकारी इस्तेमाल कर दी जाती है और बाद में उसका गलत तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कंप्लेंट्स उसके बारे में भी कई सारे लोगों ने की हुई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बताते हैं कि गुमराह करने की ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि पॉलिसी कंपनियां जो होती हैं वो अपनाती हैं। ऐसे 10 टेक्निक्स हम लोगों ने निकाली हैं जहां पर ये चीज़ें की जाती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रीमियम और रिटर्न को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि यानी कि प्रीमियम और रिटर्न्स बोला जाता है कि उसमें बहुत सारा आपको रिटर्न मिलेगा, आपका फ्यूचर जो होगा पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, बल्कि असल में ऐसा होता नहीं है। तो ये एक तरीका होता है जो कि कंपनियां अपनाती हैं। बीमा को निवेश या सेविंग प्रोडक्ट के तौर पे बताया जाता है कि ये एक तरह से आपके सेविंग प्रोडक्ट है जो कि आगे चल के आपको काफ़ी मुनाफा देगा, आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर कर देगा। ये सेविंग्स आपके लिए बीमा नहीं, बीमा के साथ साथ सेविंग्स भी हैं, बल्कि असल में कंपनी की पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है। जोखिम को छुपाया जाता है या फिर उसके बारे में कम जानकारी दी जाती है, यानी कि जो रिस्क होते हैं काफ़ी हो सकते हैं पॉलिसी में, लेकिन वो रिस्क जो होते हैं वो छुपाए जाते हैं या फिर उनके बारे में बताया नहीं जाता है। अल्टीमेटली होता यह है कि जब क्लेम की बारी आती है तो फिर उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए उनको मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जल्दी अमीर बनने का एक झूठा वादा भी किया जाता है। ये भी बोला जाता है कि मतलब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। मतलब मान के चलिए कि इंश्योरेंस ना हुआ, कोई सोना हो गया या फिर एक तरह से कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, कोई निवेश पॉलिसी होगी जिससे कि आप आगे चल के बड़े अमीर बन जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक होती है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो एक और टेक्निक बोली जाती है कि जबरन या अनावश्यक पॉलिसी बेची जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास जो पॉलिसी बेची जा रही है वो उसको सूटेबल हो, लेकिन बताया जाता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे चल के काफ़ी काम आएगा। तो इस वजह से भी ज़बरन तरीके से पॉलिसी बेच दी जाती है। सस्ती पॉलिसी के नाम पर अधूरी सुरक्षा दी जाती है, यानी कि बोला जाता है कि ये पॉलिसी बेहद सस्ती है और आगे चल के आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा उसमें आगे चल के। और ऐसी भी पॉलिसी ऐसे भी बोला जाता है कि ये बिल्कुल नॉमिनल रेट पे है, बल्कि असल में ऐसा होता नहीं है। सुरक्षा जो होती है वो एक कीमत पे आती है, वो कीमत पॉलिसी तय करती हैं जो असल में आगे चल के आपको फ्यूचर आपका जो होता है वो सिक्योर करती हैं। शुरुआती बोनस या रिटर्न का लालच भी दिया जाता है। बोला जाता है कि जो बोनस है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, और जो सम एश्योर्ड है उसमें ये बोनस जो होगा वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस वजह को बताते हुए भी पॉलिसी को बेचा जाता है और रिटर्न बोला जाता है कि काफ़ी अच्छा आपको इसमें मिलेगा। अल्टीमेटली फिर एक और 2 पॉइंट्स इसमें बचते हैं जिसमें बताया जाता है कि पॉलिसी टर्म और फ़ायदों के बारे में झूठ बोला जाता है। टर्म्स जो होती हैं और जो फ़ायदे जो होते हैं उनके बारे में झूठ बोला जाता है। अल्टीमेटली वो फ़ायदे पॉलिसी में नहीं होते हैं, लेकिन बोल दिया जाता है कि ये सब चीज़ें भी आपको मिलेगी आगे चल के, ऐसा नहीं होता। तो इन सब धोखेबाजों की जो टेक्निक होती है उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। बिक्री के बाद सपोर्ट या जानकारी नहीं दी जाती है। पॉलिसी बिक गई, कंपनी का काम खत्म हो गया, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर यहाँ पर होता है वो सफ़र करता है, उसको कोई जानकारी चाहिए होती है, कोई क्वेरी करनी होती है, तो फिर उसको जब वो कंपनी को कांटेक्ट करता है तो वहाँ पर कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो ये भी एक तरह से पॉलिसी होल्डर का जो होता है वो मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं। तो ये है पूरी पिक्चर एक तरह से पॉलिसी बेचने के लिए जो टास्क पैटर्न्स अपना जाते हैं, जो कंप्लेंट्स होती हैं कंपनी की ग्राहकों की ओर से, ये कहीं ना कहीं बताती है कि पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको काफ़ी मेहनत यहाँ पर करने की ज़रूरत है। पल्लवी बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक की पॉलिसी कंपनीज को जो है, इंश्योरेंस कंपनीज को जो है काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डार्क पैटर्न्स है ये बार बार जो है वो परेशान कर रहे हैं। जो लोग जो है इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो खड़ी कर देते हैं। वापस चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी में कुछ लिखा होता है, एजेंट ने हमें कुछ बताया होता है जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन क्या कंपनियां जो हैं ऐसे एजेंट्स पे कार्रवाई करती हैं? और अगर मुझे किसी एजेंट के खिलाफ शिकायत करनी है कि उसने मुझे कोई गलत प्रोडक्ट पॉलिसी बताई हुई है, तो कैसे जो है मैं ये साबित करूंगी कि मुझे क्या बताया गया था? क्या हमें एजेंट के खिलाफ कोई सबूत जुटाना होता है, या इंश्योरेंस कंपनीज जो है महज शिकायत पे भी काम कर सकती हैं आगे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है कि कई लोग कई इन्वेस्टर्स क्या हैं कि जब एजेंट्स की बात को मतलब कोई ना रिकॉर्ड करते हैं, ना उनसे कोई ईमेल मंगाते हैं, ना ही उनसे कोई व्हाट्सएप मंगाते हैं, वो केवल 1-to-1 मीटिंग करके कर लेते हैं। तो ऐसे केस भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं ब्रांच को। और मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच बहुत सेंसिटिव होती है इन सब कंप्लेंट्स को लेके,
और वो उसकी तह तक जाती हैं। और अगर उनको थोड़ा से भी अंदेशा हुआ कि ये बातें गलत हुई हैं, कस्टमर को सही से नहीं बताया गया है, मिस सेलिंग हुई है, तो वो एजेंट्स पे भी एक्शन लेती है। ठीक है, तो एक्शन जो है वो ज़रूर लिया जाता है। खैर बहुत सारे हमारे पास दर्शकों के सवाल जो है वो आ रहे हैं, तो पंकज जी कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। भोपाल से भावना का सवाल है, ये कह रही हैं कि इनके पापा को एजेंट ने बिना किसी जानकारी के जो है एक यूलिप प्लान दे दिया है, क्या हम रिफंड पा सकते हैं? हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने समय पहले जो है इन्होंने ये यूलिप प्लान लिया था। नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि एक 15 डे का फ्री लुक पीरियड होता है। अगर उसके बीच में अगर आप उनको अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर कंप्लेंट करते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं पॉलिसी। बट अगर यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है मैम कि इट इज अ मार्केट लिंक्ड, यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें मिनिमम लॉक इन 5 साल का होता है। तो अगर मान लीजिए आपने पहला प्रीमियम दे दिया है और फ्री लुक पीरियड निकल गया है, तो और अगर आप मिस सेलिंग प्रूव नहीं कर पाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो या तो आप 5 साल तक प्रीमियम दीजिए और 5 साल के बाद फंड की जो वैल्यू होगी आपको मिल जाएगी। दूसरा विकल्प है कि आप अगले फ्यूचर प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं तो फ्यूचर प्रीमियम मत दीजिए। आपका जो प्रीमियम है वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा, यानी डेट फंड में चला जाएगा, और 5 साल के बाद आपको जो भी ग्रोथ होगी उस फंड में 5%, 6% जो भी होगी, आपको पैसा बढ़ के 5 साल बाद मिल जाएगा। तो इसलिए आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला, बट हाँ आपको उस यूलिप के केस में 5 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यूलिप के केस में भावना जी आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 5 साल तक प्रीमियम जो है वो भरने पड़े। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जैसा कि पंकज जी ने बताया, ये भी तरीका अच्छा है कि आपने जो है उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया और जो पैसा आपका है वो डेट फंड में चला जाएगा। उसके 5-6% की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली जो है आपको आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। चंडीगढ़ से समीर बंसल का सवाल है, ये कह रहे मैंने पॉलिसी ली थी ये सोचकर कि भाई हर साल जो है बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो क्या मैं इसे मिस सेलिंग का केस मान सकता हूं? पंकज जी बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है इंश्योरेंस के अगर हम ऐसे ही और शोज करते रहे तो इसी तरीके से सवाल बहुत मिस सेलिंग से रिलेटेड आते जाएंगे, तो इसे भी हम मिस सेलिंग ही मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंट जो है वो उसने कह दिया कि भाई आपको हर साल बोनस मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं रहा इनके साथ। नहीं, देखिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा बोनस का मतलब क्या होता है। वैसे आपका शो का नाम भी अमर उजाला बोनस है, तो दोनों वर्ड टकरा रहे हैं यहाँ पर। देखिए बोनस इंश्योरेंस में क्या होता है कि बोनस जब जो भी आप प्रीमियम देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जो पार्टिसिपेटरी ट्रेडिशनल प्लान है, आप कंपनी उसमें जो प्रीमियम लेती है उस प्रीमियम को वो आईआरडीए के रेगुलेशन के हिसाब से मार्केट में लगाती है। मार्केट में लगाती है मतलब हो सकता हो वो 70-80% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएगी, और फिर कुछ पैसा आपका इक्विटी में भी लगा सकती है डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब जब इस हर साल इस तरह से जितना भी प्रीमियम कलेक्ट हुआ उसमें जितनी एक्स्ट्रा इनकम हुई, क्योंकि हो सकता हो क्योंकि डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते हैं, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे घटता बढ़ता है, तो हो सकता हो किसी साल 8% की ग्रोथ हो, किसी साल 6% की ग्रोथ हो, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हर साल प्रॉफिट के हिसाब से बोनस को डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी ने किसी एक साल में बोनस नहीं दिया तो इसका यह भी रीजन हो सकता हो कि उस साल हो सकता हो कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ, पर ऐसा होता है नहीं। ठीक है, तो बोनस डेफिनेटली कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पर जीरो नहीं होता है अभी तक मेरी नॉलेज में। ठीक है, तो बेसिकली ये पंकज जी मान लिया जाए कि बोनस जो है ऐसा नहीं है कि अगर एक साल पहले आपको 1 लाख का मिला था तो अगले साल भी 1 लाख का आएगा, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर एजेंट ने कहा है कि नहीं बोनस मिलेगा और आपको बोनस नहीं मिला है, इसका मतलब है कि उसने स्कीम के कोई फीचर्स को छुपाया है, कुछ आपको ढंग से पूरी बात नहीं बताई है, हो सकता है उसमें बोनस का ऑप्शन ही ना हो। ठीक है, हो सकता है तो मिस सेलिंग का भी केस बनता है इसमें। ठीक है, तो ये बस आपको समझिए अब देखना पड़ेगा कि बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि जैसा कि पंकज जी ने साफ किया कि बोनस अगर आपको बताया गया है आएगा तो सही, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई हो। एक बार आपको अपनी पॉलिसी के बारे में जो है एक बार इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई उसके अंदर बोनस इंक्लूड है कि फिर मिस सेलिंग हुई है, उसके बाद ही आप अपना अगला कदम जो है उठा पाएंगे। पंकज जी, अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं अपने शो के। मैं अंत में ना बस एक चीज़ जानना
चाहती हूँ आपसे कि भविष्य में उपभोक्ताओं को अगर ऐसे फ्रॉड से बचाना है तो यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें जो हैं वो आती हैं सरकार की तरफ से, भाई उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, और बीमा नियामकों के लिए क्या क्या ज़रूरी हो जाता है करना, क्योंकि ऐसे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जागरूकता होती जा रही है, उनमें जागरूकता बढ़ती जा रही है कि भाई इंश्योरेंस लेना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके साथ ऑब्वियस हो जाता है कि मिस सेलिंग ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो ले रहे हैं इंश्योरेंस वो बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में क्या क्या कदम उठाने की सख्त जरूरत हो जाती है कि ताकि मिस सेलिंग को कंट्रोल किया जा सके? बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ जो इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करें और देखें कि कैसे मिस सेलिंग को कम किया जा सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है, जो मुझे लगता है 4-5 कदम IRDAI को या इंश्योरेंस कंपनी को अपनाने चाहिए। सबसे पहले है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मोर ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। ठीक है, हमें हर प्रोडक्ट को बड़े सिंपल लफ्जों में समझाना चाहिए कि इस पॉलिसी को किस तरह के लोगों को लेना चाहिए, इससे क्या मैक्सिमम मिनिमम बेनिफिट मिल सकते हैं, और इसमें क्या रिस्क है, क्या लॉक इन पीरियड है, क्या लिक्विडिटी है, और अगर टेंडर करेंगे तो कितने, मतलब एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। हमें वो लैंग्वेज में बताना चाहिए जो एक आम इंसान समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, दूसरा जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एक गैप है इंडस्ट्री में, वो है रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट्स को ढंग से, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट की कंसेप्ट समझाएंगे, तो मुझे नहीं लगता, मैंने अपने कैरियर में इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करी हैं, एडवाइस करी हैं, एक दो को छोड़ के हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि नहीं, हाँ मेरे लिए ये नीड है। इसका मतलब है इंश्योरेंस एजेंट को पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस एज पे कौन सा प्रोडक्ट एडवाइजेबल है, क्योंकि इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो एक तो कौन से ट्रेनिंग नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ट्रेनिंग एजेंट्स की करेंगे, उनको इक्विप करेंगे नॉलेज से, आई थिंक दे विल रिजल्ट इन लेस मिस सेलिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम देखें, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक कैंपेन चलाया पिछले 5 साल में, 8 साल में, ठीक है, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है एमफी ने, और उसको आज सबके मुंह पे ये है, हाँ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड सही है। तो हमें IRDA को या इंश्योरेंस सरकार को या इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा से फंड हमें इन्वेस्टर अवेयरनेस पे भी क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम पूरे प्रोडक्ट को देखें, इंश्योरेंस की बास्केट को, तो उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम टर्म प्लान कहते हैं, फिर ट्रेडिशनल में गारंटीड, नॉन गारंटीड हो गया, फिर आपका मार्केट लिंक्ड इक्विटी प्रोडक्ट। तो सिंपल 4-5 प्रोडक्ट होते हैं। अब उन 4-5 प्रोडक्ट को कैसे हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि किसी 30 साल के बंदे को इक्विटी लिंक लेना चाहिए, किसी 40 साल के व्यक्ति को हमें ट्रेडिशनल प्लान लेना चाहिए। अगर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टर खुद जाके ब्रांच जाके बोले कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। मतलब उसको ताजुब की बात है, इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट विच इज बेसिकली इंश्योरिंग योर इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अगर हम कोई भी इंश्योरेंस लेता है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ना रहा हूं तो मेरे बाद मेरी फैमिली की सिक्योरिटी रहे। ठीक है, हमें उसको पुश ऐसे प्रोडक्ट को पुश क्यों करना पड़ रहा है? हमें उसको इसलिए पुश करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं है। अगर हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी तो मिस सेलिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। तो आई थिंक मतलब ये 2-3 पॉइंट है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर लोगों को ये पता लग जाएगा, उनमें जागरूकता हो जाएगी कि बेसिकली उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, तो एजेंट जो मर्जी बोलता रहे, शायद हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसे अगर लग रहा है कि उसके साथ मिस सेलिंग हो गई है, तो उसे कहाँ पर जाकर शिकायत करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो शिकायत करने का क्या होना चाहिए, और अंत में आपने कहा कि कितना ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर, एजेंट्स की ट्रेनिंग को लेकर जो है सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि हर व्यक्ति को ये पता लग जाए कि उसके लिए कौन सा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसे इंश्योरेंस एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और अगर इंश्योरेंस एजेंट से वो पूछ भी रहे हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट जो है उन्हें सही राह दिखाएं, इसके लिए उन्हें भी एक अच्छी ट्रेनिंग करने देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत
बहुत जागरूक किया। तो आज ज़रूरत है इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव को लाने की, क्योंकि अक्सर टारगेट पूरे करने के लिए एजेंट्स क्या करते हैं, वो मिस सेलिंग करने लग जाते हैं। छोटे व्यापार करने वाले या फिर घर खरीदने वाले लोग तो कई बार मजबूर होकर ही इंश्योरेंस ले लेते हैं। ऐसे में वो ठगी का शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए और लोगों को इस तरह की ठगी से बचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ।